मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया, मधुबनी और सीतामढ़ी जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका जताई है। शेष स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, जमुई और मुंगेर जिलों में इस मौसम की सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्णिया के रुपौली में सबसे अधिक 270.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं भागलपुर के सुल्तानगंज में 261 मिलीमीटर, मुजफ्फरपुर के मुसहरी में 249.6 मिलीमीटर वर्षा हुई है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के कारण अधिकांश नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि का सिलसिला जारी है। गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों समेत प्रमुख नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर, पटना, भागलपुर और मुंगेर में तेजी से बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से महज 27 सेंटीमीटर नीचे रह गया है। नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए दियारा क्षेत्र में 50 गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। इधर नदी कटिहार में खतरे के निशान को पार कर गई है। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में, जबकि बागमती नदी सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिले में कई स्थानों पर लाल निशान के ऊपर बह रही है। कमला बलान नदी का जलस्तर मधुबनी जिले में खतरे के निशान को पार कर गया है। वहीं कोसी नदी का जलस्तर सुपौल के बसुआ में और कटिहार जिले के कुर्सेला में खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। नदियों में उफान के कारण कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। नेपाल में हो रही बारिश के चलते पश्चिमी चंपारण के बगहा स्थित वाल्मीकि नगर बराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंडक नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते कोसी बराज पर भी दबाव बढ़ा है। सुपौल जिले में सराय, किशनगढ़ और मरौना प्रखंड के नदी किनारे के इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इधर मुंगेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि 4 दिनों से हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में बरसाती नदियां उफान पर हैं। मुंगेर जिले में धरहरा प्रखंड में पहाड़ी गांवों में फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति देखी गई। लगातार 4 दिन से हो रही बारिश ने धरहरा प्रखंड के इटवा गांव में अफरा तफरी का माहौल कायम कर दिया। पहाड़ों का पानी गांव में आ जाने से 3 से 4 फुट तक घरों में पानी प्रवेश कर गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि घरों और दुकानों में रखे गए सामान बह गए। कई लोगों ने एक दूसरे को रस्सी के माध्यम से पकड़कर जान बचाई। इधर टेटिया बम्बर प्रखंड में बरसाती नदियां में अचानक उफान से हालात बहुत खराब हैं। बरसाती नदियां महाने, बगरा और घंगरी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पानी का दबाव बढ़ने पर चंपाचक गांव के पास महाने नदी का स्वच्छा तटबंध टूटने से कई घर डूब गए हैं। लोगों के कीमती सामान, खाने पीने की वस्तुएं खराब होने से काफी परेशानी हो रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर कटौझा और बेनीबाद में खतरे के निशान को पार कर गया है। वहीं गंडक नदी का जलस्तर रेवा में खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बागमती और अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर भी रून्नी सैदपुर, कटौंझा में लाल निशान को पार कर गया है। इधर शिवहर में बागमती नदी उफान पर है। नदी डुब्बा घाट में खतरे के निशान को पार कर 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी कई इलाकों में तेजी से फैल रहा है। जिले के पुरनहिया प्रखंड के बराही जगदीश गांव में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पटना के नदी घाटों और आसपास के इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। अररिया जिले के कुरसाकांटा आमगाछी में एसएसबी के जवानों ने छापेमारी कर तस्करी के आधा दर्जन से अधिक मवेशियों के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर में संपन्न अंडर 14 राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब रोहतास ने जीत लिया। फाइनल मुकाबले में रोहतास ने पेनल्टी शूट आउट में मेजबान भागलपुर को 3-1 से पराजित किया।
इधर बांका में आयोजित राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी अंडर 17 बालक फुटबॉल प्रतियोगिता में मेजबान बांका ने मधुबनी को 1-0 से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमा लिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की खबर को हिंदुस्तान अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, लोकसभा में चरम पर पारा। प्रभात खबर का शीर्षक है, प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में क्वालिफाइंग अंक में मिलेगी छूट। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बिहार भाजपा की नई कार्यकारिणी की घोषणा। अखबार लिखता है, पुराने चेहरों की छुट्टी। दैनिक भास्कर ने मानसून की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, अगस्त में 213 मिलीमीटर बारिश, 9 दिनों में हुई 22% की भरपाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन कल सरकार का पक्ष रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष की ओर से सरकार के खिलाफ लाया गया यह प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित है और लोगों का सरकार और संसद में पूरा विश्वास है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने कुछ ऐतिहासिक निर्णय किए हैं और वंशवाद और रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई की है। मैं निश्चित रूप से निर्णय पर पहुंचा हूं, ये अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल भ्रांति खड़ा करने के लिए लाया गया है, ये प्रजा की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं। तो मत का तो सवाल ही नहीं है और जनता में भी विश्वास है मान्यवर कि देश के 60 करोड़ गरीबों को उनके जीवन में नई आशा का संचार अगर कोई एक प्रधानमंत्री और एक सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार। श्री शाह ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार समेत विपक्षी दलों ने जनधन योजना का मजाक उड़ाया। जब हमने बैंक का अकाउंट खोलने की जनधन योजना लेकर आए तब मजाक उड़ाया जा रहा। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारा कड़ा मजाक कि अकाउंट तो खोल दिया, अंदर क्या डालेगा जरा बॉनी तो कराओ। नीतीश बाबू आज मेरी बात सुन लीजिए, हमने 49 करोड़ 65 लाख बैंक अकाउंट खोले जिसमें 2 लाख करोड़ गरीबों के जमा है। पूर्वोत्तर के बारे में श्री शाह ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया, जबकि मोदी सरकार इस क्षेत्र में समग्र विकास लेकर आई और इसे मुख्य धारा में शामिल किया। मणिपुर के बारे में श्री शाह ने कहा कि वहां हुई हिंसा की घटनाओं से हर व्यक्ति दुखी है। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं शर्मनाक हैं, लेकिन इस पर राजनीति करना और भी शर्मनाक है। गृहमंत्री ने कहा कि वो मणिपुर मुद्दे पर पहले दिन से ही चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, वो सिर्फ विरोध करना चाहता है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर मणिपुर को विभाजित करने का आरोप लगाया। श्री गांधी ने सवाल किया कि सरकार मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सेना को क्यों नहीं तैनात कर रही है। लोकसभा ने मणिपुर में शांति की अपील का प्रस्ताव पारित कर दिया है। सदन में कल अविश्वास प्रस्ताव पर अपना वक्तव्य पूरा करने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने सुझाव दिया कि अध्यक्ष ओम बिरला मणिपुर में शांति के लिए प्रस्ताव पढ़ें। गृहमंत्री के सुझाव का सदन के उपनेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने समर्थन किया। इसके बाद श्री ओम बिरला ने प्रस्ताव पढ़ा, जिसे सदन ने पारित कर दिया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्यों ने विपक्ष की मौजूदगी में प्रस्ताव का उत्साहपूर्वक समर्थन किया। केंद्र सरकार खाद्यान्न की खुदरा कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल खुले बाजार में बेचेगी। भारतीय खाद्य निगम ई नीलामी के माध्यम से ओपन मार्केट सेल योजना के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से गेहूं और चावल को खुले बाजार में बेचेगा। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि सरकार ने गेहूं और चावल की कीमतें कम करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि चावल और गेहूं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और सरकार का मुख्य उद्देश्य कीमतों को उचित दर पर रखना है। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि आने वाले वर्षों में भारत सौर मॉड्यूल के निर्यातक के रूप में उभरेगा और वर्ष 2030 तक 65% बिजली गैर जीवाश्म ईंधन से पैदा करेगा।
आकाशवाणी से विशेष भेंटवार्ता में श्री सिंह ने बिजली वितरण कंपनियों पर बढ़ते कर्ज के बावजूद मुफ्त बिजली देने वाले राज्यों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली देने के लिए कर्ज लेने वाले राज्य भावी पीढ़ियों के लिए देनदारी पैदा कर रहे हैं। उन्होंने विद्युत मंत्रालय द्वारा किए गए एक अध्ययन का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली सहित जो राज्य कभी समृद्ध थे वे अब धन की कमी का सामना कर रहे हैं। आज हमारी उत्पादन क्षमता का 43.5% नॉन फॉसिल है। अच्छा, उसके बाद फिर ग्लासगो में 26 में हमने कहा कि 2030 तक हमारी उत्पादन क्षमता का 50% होगा नॉन फॉसिल। तो हम 50% का लक्ष्य बहुत पहले पार कर जाएंगे, बल्कि हमारा अनुमान है कि 2030 तक 65% हमारी उत्पादन क्षमता का रिन्यूएबल्स होगा। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के दूसरे चरण के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। नवंबर में होने वाले इस अभियान से केंद्र सरकार के 70 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 शहरों में यह अभियान चलाया जाएगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया है कि पेंशन भोगियों द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि पेंशन का लाभ लेते रहने के लिए यह आवश्यक होता है कि पेंशन भोगी हर वर्ष नवंबर में अपना जीवन प्रमाण पत्र पेश करे। प्रदेश में 1,70,000 से अधिक प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए 24 से 26 अगस्त तक परीक्षा होगी। अभ्यर्थी आज से एडमिट कार्ड बीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को 20 अगस्त तक अनिवार्य रूप से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का निर्देश दिया गया है। इधर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एसटीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 23 अगस्त तक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।